हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पर्सनैलिटी के बारे में। आम जिंदगी में हम बहुत बार पर्सनैलिटी शब्द का उपयोग करते हैं। हम बोलते हैं कि यार उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, तो उस तरह से हम बोलते हैं। तो उसको बोलने का आधार क्या है? क्या व्यक्ति के सिर्फ अच्छे हेयर स्टाइल से, या उसने अच्छे कपड़े पहने हैं, या वो अच्छे से चलता है, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी उसकी अच्छी है। लेकिन ये एक आम आदमी के लिए पर्सनैलिटी का मीनिंग है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि पर्सनैलिटी एक्चुअल में होती क्या है। तो पर्सनैलिटी व्यक्ति की एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं और इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल मीन्स जो बात की कि एक पर्सन है वो कैसे चलता है, क्या कपड़े पहने हैं उसने, किस तरह की चीज़ें, वो भी। प्लस इंटरनली हम कितने इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, कॉग्निटिव तौर पर हम कितने डेवलप है, या एथिकली हम कितना सोचते हैं, और सोशली हम कितना एडजस्ट करते हैं। ये सारे फैक्टर मिलकर क्या करते हैं, पर्सनैलिटी का निर्माण करते हैं। ये आप इसको इसके इंट्रो में लिखेंगे। उसके बाद जो रूट वर्ड है पर्सनैलिटी का, वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, परसोना से। परसोना जो वर्ड है, इसका मतलब है मुखौटा या कोई नकाब, जिसे जो एक्टर किसी परफॉर्मेंस में या किसी ड्रामा में खुद को पेश करते टाइम हम पहनते थे। तो अगर इस रूट वर्ड के आधार पर हम पर्सनैलिटी का मीनिंग समझेंगे, तो वो भी एक बाहरी जो चीज़ को दिखाता है कि क्या पहनना है, कैसे हमारे अटायर है, उस चीज़ को ही दिखाकर परिभाषित करता है पर्सनैलिटी को। मतलब पर पर्सनैलिटी का अर्थ वही है कि जिसमें हमारे एक्सटर्नल और प्लस इंटरनल चीज़ें मिक्स होती हैं, और वो मिलकर पर्सनैलिटी का निर्माण करती है। ओके, अब आप अच्छे से पर्सनैलिटी का अर्थ समझ गए होंगे। आगे हम बात करेंगे कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है। ऊपर इसकी परिभाषाएं भी दी गई है, आप उनको पॉज कर लिख सकते हैं। उसके बाद विशेषता की अगर हम बात करें पर्सनैलिटी की कि क्या क्या है, तो हम किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को सिर्फ हम सिर्फ उस आधार पर नहीं पहचान सकते कि वो कैसा है, उसके शरीर कैसा है, या वो उसकी बुद्धि कैसी है, उसका चरित्र कैसा है। उस आधार पर हम रिकग्नाइज नहीं कर सकते सिर्फ किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को, बल्कि ये सभी चीज़ें मिलकर इंटीग्रेटेड होती है, आपस में ये हार्मोनी बनाती है। उस तरह से व्यक्ति के पर्सनैलिटी का निर्माण होता है। तो एक एक करके हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। तो सबसे पहले है आत्मविश्वास को प्रदर्शित करती है। मीन्स कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो हमारे कॉन्फिडेंस को दिखाती है कि हम कितने कॉन्फिडेंट में हैं। जैसे पर्सनैलिटी मीन्स कि बहुत सारी चीज़ें मिलकर निर्माण करती है पर्सनैलिटी का। अगर हम अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल करते हैं, ओके, तो इमोशंस को हम जब अच्छे से कंट्रोल करेंगे, दूसरा हम कॉग्निटिव तरीके से चीज़ों को सोचेंगे, एनालिटिकली चीज़ों को सोचेंगे, और ऑटोमेटिक क्या होगा, कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। उस वजह से हमारी पर्सनैलिटी में जो कॉन्फिडेंस होगा वो रिफ्लेक्ट होता है। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे, जो भी पर्सनैलिटी है उसमें कुछ एक यूनिक फीचर होते हैं जो कि उस पर्सन को अदर पर्सन से क्या है, अलग बनाते हैं। दो पर्सन कभी भी सेम नहीं हो सकते, हर एक पर्सन की कुछ अपने एक यूनिक चीज़ होती है जिसके आधार पर उसकी पर्सनैलिटी को शेप मिलती है। उसके बाद हम थर्ड नंबर पे बात करेंगे, पर्सनैलिटी क्या होती है, डायनेमिक होती है। पर्सनैलिटी कैसी होती है हमारी, डायनेमिक। जैसे बचपन से हम जब बड़े होते हैं, सोसाइटी से हमने सब चीज़ें सीखी हुई होती हैं। सोसाइटी की कुछ एक चीज़ें होती है जो कि अच्छी नहीं होती है। जब हम बड़े होते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि हमारे खुद की सोच का निर्माण होना भी शुरू हो जाता है। तो हम सोसाइटी की चीज़ों को क्या करना शुरू कर देते हैं, मतलब उनके खिलाफ जाना शुरू कर देते हैं, वो चीज़ें जो बुरी होती हैं उनके आधार पर। इस वजह से पर्सनैलिटी में क्या होता है कि हमारा एक फिक्स चीज़ नहीं होती है कि बचपन से जैसे जन्म लिए तो तभी से हमारी पर्सनैलिटी बन गई, नहीं। हमारी पर्सनैलिटी क्या होती है, धीरे धीरे फॉर्म होना शुरू होती है बचपन से ही। ओके, फर्दर हम बात करेंगे कि पर्सनैलिटी हमारे एक्शंस
और उनके प्रति हमारा क्या रिएक्शन है उसका परिणाम है। ओके। उसके बाद 5th नंबर पे है कि जो हमारी पर्सनैलिटी है उसको क्या है डिस्क्राइब कर सकते हैं हम, मेज्योर कर सकते हैं। डिस्क्राइब कैसे करते हैं हम, किसी पर्सन की बोलते हैं कि उसकी आदत कैसी है, वो कैसे व्यवहार करता है, या उसके थॉट ऑफ आइडियाज़ क्या है। इन सारी चीज़ों के आधार पर हम क्या है पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करते हैं। दूसरा है कि इसको हम मेज्योर कर सकते हैं पर्सनैलिटी को, जैसे एजुकेशनल जो साइकोलॉजी भी है, साइकोलॉजी में स्पेशली उसमें क्या होता है कि बहुत सारे पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, उसके बेस पर हम किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को मेजर कर सकते हैं। ओके। जो हमारी पर्सनैलिटी है वो हमारे एनवायरनमेंट का प्लस हेरिडिटी का परिणाम है। हेरिडिटी मीन्स कि हमारे पेरेंट्स से जो चीज़ें हमें जन्म के टाइम मिलती है तो उसके आधार पर हमारी पर्सनैलिटी भी विकसित होती है। दूसरा हमारा पर्यावरण का बहुत ज़्यादा योगदान भी रहता है पर्सनैलिटी को शेप देने में। उसके बाद जब हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है तो इसमें क्या होता है, पर्सनैलिटी डेवलप होगी तो कुछ चीज़ें हम सोसाइटी से सीखते हैं, कुछ चीज़ों को एक्वायर करते हैं। एक्वायर मीन्स कि उन चीज़ों को सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक वो हमारी पर्सनैलिटी में आ जाती है उस पर्यावरण में रहने के कारण। और कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो हमारी पर्सनैलिटी में उनको सिखाया जाता है। ओके। ये होता है लर्न एंड एक्वायर में डिफरेंस। जैसे लर्न हम कि स्पेशली कुछ एक टेक्निक के माध्यम से हम लर्न करवा सकते हैं, और एक्वायर का मीन्स कि ऑटोमेटिक आ जाती है उस एनवायरनमेंट में रहने से। ओके। जो पर्सनैलिटी होती है वो क्या होती है, गोल ओरिएंटेड होती है। जैसे हमने कुछ एक गोल फिक्स कर दिया, अब उसके अनुसार ही हम अपनी पर्सनैलिटी को ढालना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बिजनेसमैन बनना चाहता है, ओके, तो उसकी पर्सनैलिटी वैसी होती है, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स वैसे होते हैं, उस पर्सनैलिटी के साथ वो जीने लगता है। ओके। उसके बाद हमारी पर्सनैलिटी क्या करती है, हमेशा दूसरों को प्रभावित करती है। प्रभावित मीन्स कि एक पर्सन की पर्सनैलिटी ऐसी होगी तो उसको फॉलो करेंगे अदर आइडल के तौर पर। अगर अच्छी पर्सनैलिटी होगी तो इस तरह से प्रभावित करती है। जो हमारी पर्सनैलिटी है वो हमें हमारे एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने में हेल्प करती है। ओके। जो पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सटर्नली इंटरनली, तो वो चीज़ें मिलकर हमें उस समाज में रहने के काबिल बनाती है। या ओके। उसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्ट पर्सनैलिटी। जैसे एग्ज़ाम में आप इसका एक डायग्राम बना सकते हैं, बीच में फैक्टर लिख सकते हैं, उसके बाद ऐसे करके पूरे पेज में बनाकर आप ये फैक्टर अफेक्ट पर्सनैलिटी, ये देखो जो भी ये फैक्टर है ये नेगेटिव और पॉजिटिव तरीके से हमारी पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जो फैक्टर है वो है बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटली, ये मिलकर हमारी पर्सनैलिटी को शेप देते हैं। ओके। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर की। बायोलॉजिकल फैक्टर में कि क्या होता है, उसमें हम देखते हैं कि जो पर्सन है उसके फिज़िकल स्ट्रक्चर कैसा है, या फिज़िकल अट्रैक्शन कितनी है, या होमोस्टेसिस और फिज़िकल डिफेक्ट, एक एक करके इनको डिस्क्राइब करेंगे। किसी भी सबसे पहले हम बात करेंगे फिज़िकल स्ट्रक्चर की। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो कुछ एक शेल्डन के अकॉर्डिंग, जो कि एक क्लासिफिकेशन है इनका, कि व्यक्ति का जो शरीर है वो 3 तरीके से होता है, जैसे कि एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक, ये 3। सबसे पहले बात करेंगे जो एंडोमॉर्फिक होता है, कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो ऐसी तत्व मिलकर इस एंडोमॉर्फिक शरीर का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति क्या होता है ज़्यादा गोल मटोल होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पर्सन ज़्यादा लेज़ी होता है। उसके बाद मेसोमॉर्फिक में होता है कि व्यक्ति क्या होता है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, मसल्स होते हैं, ये ज़्यादा कॉन्फिडेंट में रहते हैं ये वाले पर्सन, और इनमें क्या है कि लीडरशिप की क्वालिटी होती है। और 3rd नंबर पे है एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक में क्या होता है कि पर्सन क्या होता है कि दुबले पतले होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फुर्तीले होते हैं ये, और इंटेलेक्चुअल भी बहुत होते हैं।
अब हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर किसी भी व्यक्ति का शरीर वैसा नहीं है तो ऑटोमेटिक उनको पॉजिटिव तरीके से भी और नेगेटिव तरीके से भी इफ़ेक्ट करते हैं उनकी पर्सनैलिटी। जैसे कि यदि हमारे फिज़िकल स्ट्रक्चर वैसा है जो हमारी सोसाइटी को प्रशंसा देता है तो ऑटोमेटिक उस व्यक्ति का जो शरीर है ऑटोमेटिक उसकी पर्सनैलिटी में भी कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे फ़िज़िकल अट्रैक्शन की। फ़िज़िकल अट्रैक्शन में क्या होता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है देखने में, और ये जो है इनके अनुसार जो अट्रैक्टिव पर्सन होते हैं उनके साथ जो और लोग रहते हैं वो उस अट्रैक्टिव पर्सन के साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको आनंद मिलता है उस अट्रैक्टिव पर्सन के साथ रहने में। क्योंकि जो अट्रैक्टिव लोग होते हैं ऑटोमेटिक उनको सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलती है। दूसरा, उनको अपने करियर को बनाने में भी आसानी मिलती है एज़ कंपैरिजन टू जो कम अट्रैक्टिव लोग होते हैं। ओके, उसके बाद होमोस्टेसिस। इसमें क्या होता है कि हमारा जो शरीर है उसके इंटरनल जो चीज़ें हैं उनमें अगर हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी में क्या होगा कि चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाएगी चीज़ें। मतलब अगर हमारे को हाई जो शुगर लेवल होता तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि हम बहुत चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, हम शांत नहीं रह सकते हैं, बहुत मतलब बीमार सा फील करते हैं। इसलिए ये भी बैलेंस बना रहेगा तो ऑटोमेटिक हम उस एनवायरनमेंट से एडजस्ट कर सकते हैं आसानी से, और पर्सनैलिटी भी हमारी उससे मतलब कि विकसित होती हैं। ओके, आप इसमें एग्ज़ाम्पल को साथ में जोड़ कर देख सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है उसकी हाइट कम है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, ऑटोमेटिक उसमें क्या आ जाती है इन्फीरियॉरिटी, और साथ में वो इनसिक्योर हो जाता है। ओके, उसके बाद हम फर्दर बात करेंगे फिज़िकल डिफेक्ट्स की। यहाँ पर जो एल्फ्रेड एल्डर हैं इन्होंने अर्गन इन्फीरियॉरिटी की बात की है कि अगर कोई फिज़िकल डिफेक्ट है तो उस वजह से भी हमें मतलब कि इन्फीरियॉरिटी हीन भावना आ जाती है कि हम दूसरों के जैसे नहीं है। जैसे कोई मोटा है, किसी का हाइट छोटी है, कोई या शरीर का कोई भी अंग सही नहीं है तो उस वजह से क्या होता है इन्फीरियॉरिटी आ जाती है किसी भी पर्सन में। ओके, फर्दर हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर की। साइकोलॉजिकल फैक्टर में भी आप उस ऐसे डायग्राम बना के अपने पूरे पेज में इसको अच्छे से कर सकते हैं। ओके, जो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर है उसमें है इंटेलेक्चुअल डिटर्मिनेंट्स, उसके बाद इमोशनल डिटर्मिनेंट्स, सेल्फ डिस्क्लोजर, एस्पिरेशंस और गोल सेटिंग। ओके, एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो इंटेलेक्चुअल डिटर्मिनेंट्स है उसकी। इसमें क्या होता है कि जो एक इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है वो किसी भी सिचुएशन में खुद को अच्छे से डाल सकता है और निर्णय ले सकता है आसानी से, और इस वजह से उसको क्या है कि एक रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी में और साथ में एक्सेप्टेंस भी मिलती है। ऑटोमेटिक उसका कॉन्फिडेंस एनहांस होगा और पर्सनैलिटी में वो अच्छी सी शेप देगा। ओके, फर्दर हम बात करेंगे इमोशनल जो डिटर्मिनेंट्स है उसकी। अगर हम अपने इमोशन को कंट्रोल करना जानते हैं आसानी से, कब कौन सी परिस्थिति में हमें किस तरह से रहना है, तो ऑटोमेटिक हमारी पर्सनैलिटी क्या होगी बैलेंस होगी, हम खुश रहेंगे, अच्छे से हम व्यवहार करेंगे सबके प्रति। अगर हम अपने इमोशन को कंट्रोल करना नहीं जानते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। कैसे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है तो उसकी पर्सनैलिटी वैसी हो जाती है और वो उतना एडजस्ट नहीं कर पाता है लोगों के साथ भी, कि बात बात पर गुस्सा हो जाता है। ये चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न करती है। ओके, फर्दर हम बात करेंगे सेल्फ डिस्क्लोजर की। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है वो अपने फीलिंग्स, थॉट या अपने एक्सपीरियंस या डिज़ायर को दूसरे के सामने बहुत पोलाइट या ईमानदार तरीके से रखता है तो उसमें आत्मविश्वास हो जाता है और सोसाइटी में उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ें मतलब प्राप्त होती है। अगर कोई व्यक्ति है वो झूठ का सहारा लेता है तो उसमें हमेशा उसके रिलेशन अच्छे नहीं डेवलप होंगे दूसरों के साथ, तो उसकी पर्सनैलिटी वैसी होगी। ओके, फर्दर हम बात करेंगे
आकांक्षा, जिसको एस्पिरेशन और अचीवमेंट, उपलब्धि बोलते हैं। आकांक्षा मीन्स कि कुछ अभी प्रेजेंट में जो चीज़ें है उसके बावजूद कुछ और पाने की चाहत होती है, या कई बार होता है कि हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खुद से एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर उसमें हमें क्या होता है कि असफलता मिलती है तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो टूट जाता है। उसके बाद इसको पॉजिटिव तरीके से भी हम देख सकते हैं, पॉजिटिव तरीके से देख सकते हैं कि एक इंस्पिरेशन के तौर पर हम उसको ले सकते हैं। ओके, फर्दर बात करेंगे हम अचीवमेंट की। अचीवमेंट में क्या होता है कि कई व्यक्ति होते हैं कि उनको अपनी पाई हुई चीज़ों पर कभी संतुष्टि नहीं रहती है। कोई बच्चा है, मान लो बड़ा स्टूडेंट है, जो भी, उनको अच्छे नंबर पाने की हमेशा ज़्यादा चाहत रहती है। कई बार व्यक्ति उन अच्छे नंबरों के बावजूद भी संतुष्ट ही नहीं पाता, तो उसकी पर्सनैलिटी हमेशा कन्फ्यूज़न में रहेगी वो चीज़, और उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो खुश भी नहीं रह पाएगा। ये सारी चीज़ें हमारी अचीवमेंट्स में होती हैं। ओके, इस तरह से बैलेंस करना जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना खुशी में ज़्यादा खुश, ना दुख में ज़्यादा दुखी होना। चीज़ें हमेशा बैलेंस में रहेगी तो हम अच्छे से खुद को ढाल सकते हैं। और लास्ट है कि लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण में क्या होता है कि अगर हम कोई गोल सेट करते हैं तो हम फिर उसी के साथ मतलब चीज़ों को ढालना शुरू कर देते हैं, और इसमें व्यक्ति को क्या है कि एक रियल पर्सन बनाती है। ओके, थर्ड नंबर पे करेंगे हम एनवायरमेंटल फैक्टर की बात, जिसमें कि हमारी सोशल एक्सेप्टेंस, सोशल डिप्रीवेशन और एजुकेशनल फैक्टर और फैमिली फैक्टर है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी सोशल एक्सेप्टेंस है। कोई पर्सन है, इसको सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मतलब प्रेम मिला हो, चीज़ें अच्छे से मिली हो, सब कुछ इसके पास है, एक इसका स्टेटस है, तो ऑटोमेटिक इसका स्थान क्या होगा समाज में, ऊपर होगा। ओके, और यदि उस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को अच्छे से वो चीज़ें नहीं मिली होगी तो वो हमेशा इन्फीरियर रहेगा, वो हीन समझेगा खुद को, और बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाई होगा वो चीज़ों को लेकर। उसके बाद हम करेंगे सोशल जो डिप्रीवेशन की बात। इसमें क्या होता है कि कोई पर्सन है, उसको अगर समाज से कोई भी प्रेम नहीं मिला हो, किसी भी तरह का सोशली उसका कांटेक्ट नहीं है, तो वो मतलब सोसाइटी से बहुत अलग डायरेक्शन में रहता है। इस वजह से सोशल इश्यूज़ पे वो ना उतना ध्यान दे पाता है, ना उसकी पर्सनैलिटी उस तरह से फॉर्म होती है। ओके, उसके बाद आएगा जो हमारा एजुकेशनल फैक्टर है। इसमें क्या होता है कि स्कूल में हमारी बहुत ज़्यादा जो पर्सनैलिटी है वो शेप देना शुरू कर देती है ज़्यादा, जब हम स्कूल में एंटर होते हैं। स्कूल में हम बहुत से मतलब कि अपने दोस्तों से मिलते हैं या पीयर ग्रुप बनते हैं, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन होती है। इन सभी चीज़ों से क्या है कि हमारी पर्सनैलिटी फॉर्म होना शुरू होती है। अगर स्कूल में हमारे, क्योंकि स्कूल में देखो हमारे आइडियाज़ फॉर्म होते हैं, उसके बाद हमें दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, या हम उस ग्रुप में कैसे लीडरशिप की भूमिका निभाएंगे, हम दूसरों के साथ कैसे सहयोग करेंगे, ये सारी चीज़ों का निर्माण हमारे स्कूल में हो जाना शुरू होता है। अगर स्कूल में बच्चे को उस तरह का एनवायरनमेंट मिला होगा, ऑटोमेटिक ही उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, वो सब कुछ चीज़ों को कंट्रोल अच्छे से करना जान मतलब कि उस टाइम अच्छे से जान पाएगा। इस तरह से एनवायरनमेंट का होना, स्कूल के एनवायरनमेंट का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी के लिए। ओके, उसके बाद हमारे फैमिली फैक्टर की बात हम करेंगे। फैमिली फैक्टर हमारी पर्सनैलिटी का एक मतलब कि प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि धीरे धीरे बचपन में जब बच्चा कुछ चीज़ें सीखता है परिवार से, चाहे छोटा हो, तो ऐसे उसके परिवार का जैसा माहौल होगा, अच्छे पढ़े लिखे होंगे, वो चीज़ें होगी, तो ऑटोमेटिक उसकी पर्सनैलिटी भी वहाँ से उसकी फाउंडेशन बनना तैयार हो जाएगी। ये आएगा हमारे हमारे फैमिली फैक्टर में। और इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि जैसे बच्चा है, उसका पालन पोषण अच्छे से हुआ होगा, घर में अच्छे से उसको ट्रीट किया होगा, तो ऑटोमेटिक वो भी अच्छा होगा। उसके बाद अगर बहुत ही
रिस्ट्रिक्टेड है या बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, उससे उससे क्या होगा, इन्फीरियोरिटी या बहुत ही इनसिक्योर करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसलिए सभी चीज़ों में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारी पर्सनैलिटी को फॉर्म करता है। ओके, लास्ट में आप कंक्लूज़न यहाँ पे लिख सकते हो अपने शब्दों में कि आपको क्या क्या लगता है वो चीज़ें। तो आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा पर्सनैलिटी का। फर्दर मैं बात करूँगी जो एलपोर्ट के द्वारा और दूसरा सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा पर्सनैलिटी थ्योरी क्या दी गई है उसके बारे में। थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियो देखते हो। बाय बाय, होप सो यू लाइक।